कच्छा पहनाया हुआ था उसको, संदूकड़ी को। संदूकड़ी टोटल बंद होती है, पहली बार संदूकड़ी को कच्छा था। क्यों? तनियाँ बांधी थी। वो खोलो तनी, उसको खोल लो, जो मर्जी कर लो। इन्होंने फरार के कच्छा बनाया था उसको। टीएस टोनी बचा, वो तो चिल्लाता रहा था, तोड़ रहा था ऐसे ऐसे को, तो कहता डिक्लेयर कर मेरे हक में। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? 12 लोग मर गए इसमें, किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा सीधी सीधी एडमिनिस्ट्रेशन। हमें खुद पार्टी ने भेजा, यू नो बेटर, खुद भेजा उधर रसाना में, और हमें कह दिया प्रो रेपिस्ट। यार हद है यार। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी यहाँ, नहीं बनेगी, पक्के तौर पे कहता हूँ। और तो कहते हैं 50 नहीं, वो अगर सरकार बनानी होती तो कोरोना नहीं आता है। एक नया कोरोना आया हुआ ना, इस सरकार नहीं बन रही है तो कोरोना आ गया। चौधरी साहब, मैंने आपको गणित बताया, आपने उसमें मुझे जवाब मिला नहीं। वो नहीं मिलेगा, कश्मीर को किसी को गैंग बोलते हैं, किसी को फलाना बोलते हैं, और जिनको लाया भी है उनको भी कहते हैं हमारे दलाल हैं। प्रशासन के लोग, इनकी गलती है तो इंक्वायरी करेगा कौन? ये कत्ल करके अब ये सजा नहीं है, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना, ये कत्ल है। मैं जम्मू को पूछा चला, जम्मू को मिला क्या मिला, कौन सा दफा मिला मेरा? इस दौर में लोगों पे एक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी होता नहीं देखा। अब भेजा प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट की औकात ही नहीं वहां की, वो उसके बाद चूं चढ़ा कर पाया कि क्यों मुझे मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ये निकल जाएंगे दोनों तो हमें मिलेगी। आपको लगता है कि मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ? मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। एक मेंबर पार्लियामेंट और पूरी पार्टी की ऐसी तैसी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट्स देते हो आप? कभी भी आप गलती से भी नहीं सोचना कि आप कश्मीर को डिवाइड कर सकते हो, कभी भी नहीं सोचना। टोनी जीता हुआ हरा जा रहा था, अब टूटे टाटे के ठेके गए 4 एमएलए। कश्मीर में होता कि वो एमएलए जो एक बार हो गए फिर निकल गए, वहां आपने दफा 144 क्यों हो गए? कि लोगों ने मारना था इनको, इन्होंने पहले इंतजाम कर लिया। आज साल का पहला दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन ये मुबारक मैं बड़े भारी मन से दे रहा हूँ। रात को जो हादसा हुआ कटरा में, सुबह से आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो सब बहुत कुछ अनाउंस भी किया गया। 12 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, पता नहीं कितने घायल। इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है, आपकी कोविड की गाइडलाइन कहाँ है? आपकी कैप कहाँ है? और व्यवस्था क्यों नहीं थी? जिस परिवार में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में व्यवस्था नहीं, वहां कुछ नहीं। यहां व्यवस्था नहीं थी, 12 लोग इसकी बेट चढ़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? और भी बहुत सारे मुद्दे जम्मू कश्मीर यूटी को लेकर। मेरे साथ हैं चौधरी लाल सिंह जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चौधरी साहब, काश हम ये एक्सचेंज कर पाते आज की मुबारक नए साल की, लेकिन बड़ा बदकिस्मत है ये हुआ। क्या लगता है आपको कि क्या कारण रहे होंगे और दोषी कौन है इसमें? सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन है, और कोई दोषी कौन होगा? जिनके कंट्रोल में है, जिनको देखरेख रखनी है, कितने जाने हैं कितने नहीं जाने हैं, कहाँ तक रश हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं, ये तो प्रशासन को पता होना चाहिए ना। और प्रशासन क्या उस कैपेसिटी में है कि इस तरीके से जो लोग आ जाएं तो उसका इंतज़ाम क्या है? रास्ता तो वही है, और तो कोई है नहीं किसी। चाहे सारा छलनी कर दिया हो पूरा पहाड़, लेकिन अभी तक कोई इंतज़ाम तो प्रॉपर तो है नहीं ना। तो तरीके से ही किसी चीज़ को लिया, लोगों का भी मन करता है कि हम अपना नया साल उधर बनाएं, माता रानी के चरणों में लें, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो हादसा पिछले साल भी होने पे था, आपको शायद याद हो। ये 2-3 साल से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ। और इसका सीधा ही कारण नीचे काउंटिंग होती है, और नीचे से हर जगह हर दुकानदार ने, हमारे दुकानदार भी वहाँ ठीक ठाक रिच है, सबके पास फुटेज मिल सकती है, सरकार की ना भी मिले तो बाणगंगा से शुरू करोगे, आपको सारी फुटेज निकालनी चाहिए कि भेजे कितने, गए कितने, और क्यों गए ऐसे ज़्यादा। अगर गए, हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस? फिर इंतज़ाम क्या ऐसा था? फिर इंतज़ाम था तो फिर ऐसे क्यों हुआ? नहीं था तो भेजना नहीं था, सिंपल सी बात है। आपने रास्ते 50 किस्म के रास्ते बना दिए वैष्णो देवी के, आपको ये भी पता होना चाहिए ना।
एक रास्ता था तो पता था कि इस रास्ते से लोग जाएंगे। कुछ रास्ते जो इन्होंने नए बनाए, गाड़ियों वाले, सीधी गाड़ी जाती है, और कितनी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ियाँ किस किस की गई, जो भी किसी का रिलेशन में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, जो भी लोग वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ से गाड़ियों में जाएंगे, लोग पैदल जाएंगे, कुछ जहाज से जाएंगे, कुछ घोड़ा पाल की पिट्ठू पे जाएंगे। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ऐसे कैसे भेज सकते हो आप लोग? तो मेरा कहने का मकसद है कि अब इसका जो हो गया आगे ना हो, क्या प्रयास है? बात तो आगे है, ये यात्रा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? 12 लोग मर गए इसमें, किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा सीधी सीधी एडमिनिस्ट्रेशन की है। एक्शन होना चाहिए इस पे कि किसने लापरवाही की। सख्ती से होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए, और दिखना चाहिए कि एक्शन हुआ है। अगर एक्शन नहीं होगा तो ये चीज़ें कौन मानेगा किसी को? वैसे होता नहीं, मैंने देखा कि इस दौर में लोगों पे एक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी होता नहीं देखा। अब 4 बंदे कुचल दिए थे उधर किसानों के, तो अभी तक बंदा वो इसलिए बैठा है होम मिनिस्टर, किस लिए बैठा है कि उसका बच्चा कैसे बच सकता है, पुलिस पे कैसे रोब रखा जाए। तो मुझे बताओ, वही एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ है ना, वही लोग हैं ना। आजकल तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, सीधी केंद्र शासित है। आपको लगता है कि इसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए? डेफिनेट। लेकिन प्रशासन के लोग, इनकी गलती है तो इंक्वायरी करेगा कौन? इनकी इंक्वायरी 2 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। ठीक, एक तो जुडिशियल इंक्वायरी जो यहाँ से ली जा सकती है। मैं नहीं समझता कि वो कोई पक्ष भी किसी का करेंगे, और फुटेज माफ़ नहीं करेगी कि हाजिरी कितनी कैसे, वो सारी उसमें आई होगी। और जो लोग घिरे फिर कुचले गए वो भी फुटेज में आए होंगे, सारा कुछ आया होगा। तो वो आपको वो लेनी चाहिए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी। सीबीआई पे बड़ा जोर रखा है, उसकी भी उससे करा लें। और अगर कहोगे रियासत के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से करवाई जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि एक आई वॉश वाली बात है कि हमने इंक्वायरी शुरू कर दी और पैसे बांट दिए और पैसे दे दिए। दिस इज नॉट जस्टिस। अब ये कत्ल करके, अब ये सजा नहीं है, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना, ये कत्ल है। 31 दिसंबर को एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, इतनी भीड़ होगी। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि ऊपर भवन में जो कैपेसिटी है 25 से 35 से 40 के बीच, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोगों से बात की वो कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा लोग। 15-20 हज़ार से वहाँ कैपेसिटी है ही नहीं है। वो पीछे ही रुक गई थी, ऊपर भी जाम था, नीचे भी जाम था, ना आ रहे थे लोग ना जा रहे थे। बच्चा जैसे गिरा है, एक गिरा, दूसरा गिरा, कई ने तो बच्चे ऊपर फेंकते दिखाए कि ताकि वो कोई कैच हो जाए तो बच्चा बच जाए। मैं तो मर गए, ऐसा हाल हुआ औरतों का। दिस इज नॉट गुड, वेरी सैड। और बड़ी तकलीफ हुई। हमने सोचा कि साल बढ़िया चढ़ेगा, बहुत खुश थे कि रात को हम बड़े खुश थे कि कोई हादसा सुनने को नहीं है। सुबह पहली खबर यही थी, पहली न्यूज़ यही थी, और मैं हिला के छोड़ दिया। आई एम सॉरी कि इस किस्म का काम और फिर इसको बख्शना नॉट पॉसिबल। मैं आईजी साहब को कहूँगा, आपके पास एक ही अदारा होता है डायरेक्टली। ऐसे तो आजकल पूरी स्टेट है, जनाब के पास है, पूरा यूटी है आपके पास, क्योंकि गवर्नर रूल लगा हुआ है। अदरवाइज आपके पास यहाँ के तो चेयरमैन आप ही हो ना, यू आर द चेयरमैन। अगर यहाँ भी इंसाफ नहीं मिलेगा लोगों को तो फिर तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। हमें उम्मीद है कि इसकी सख्ती होगी और सख्ती की जाएगी। एब्सोल्युटली। और जाहिर सी बात है, ये एक मुद्दा, बड़ा गंभीर मुद्दा था जो डिस्कस करना ज़रूरी था। अभी इनिशियल स्टेज में है, गवर्नमेंट अभी पहला रेस्क्यू कर रही है, लोगों की जानें बच जाएं, उनको अपने घरों तक पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बाद जनाब ये सरासर लापरवाही थी, ये आपने आंख मूंद ली थी, जिसमें 12 से ज़्यादा लोग मर गए और पता नहीं कितने दर्जन घायल हो गए। ये सरासर जो लोग वहाँ की व्यवस्था में हैं उनकी लापरवाही थी। और इस पर, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, इस पर एक अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। सब आगे बढ़ते हैं इससे। कुछ दिन पहले रियल एस्टेट सबमिट हुआ, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई जिससे काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। आप इस सब को किस तरह से देखते हो? मैं समझता हूँ कि इस समय इन्होंने सोचा है कि जम्मू को कैसे लूटा जाए, जम्मू की ज़मीन कैसे लूटी जाए।
जम्मू में लूट पाट करके कैसे माहौल बनाया जाए, जो यहाँ नहीं है। अब बड़े बड़े लोगों के यहाँ के कैंप लगा के बड़े भारी प्रदर्शन करके, आप बताइए उसका मतलब क्या है? ज़मीनों पर कब्जा करना है ना, और तो नहीं कुछ। अब किसान को उसकी ज़मीन 100 कनाल से ज़्यादा उसके रखने नहीं देते हैं। और आप उन लोगों को 2000 कनाल ले लो, 4 ले लो, 1000 कनाल ले लो, और उसके बाद आप एक्चुअल पालना किसको चाहते हो, बर्बाद किसको करना चाहते हो? कौन आदमी जिनको देना चाहते हो? कौन आदमी बड़े ख्वाहिशमंद हैं यहाँ रहने के? यहाँ तो कोई आदमी, अमीर आदमी यहाँ बसने को तैयार ही नहीं, आया नहीं, कोई नहीं आया, नॉट ए सिंगल। यहाँ कौन आया? जो वो आया जो मजदूर है, लेबरर है, पेंटर है, प्लम्बर है, रेडी वाला है, फड़ी वाला है, वो जो छोटे छोटे मजदूर हमारे लोग काम करते थे, उन्हीं के काम पे बंदा आया, और तो कुछ आया नहीं इधर। चौधरी साहब, इस रियल समिट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब वो एड्रेस कर रहे थे, लोगों को अपनी बात सुना रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ। उन्होंने कह दिया, अपने ही लोगों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ अपनी बिरादरी के लोग, बिरादरी का मतलब उनसे बीजेपी के लोग, उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसे वादे कर देते हैं जिससे पार्टी की छवि ख़राब होती है। वो ऐसे वादे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, तो जनता के बीच छवि ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह की चीज़ें मत किया कीजिए। क्या लगता है आपको, शायद निशाना रविंद्र रैना जी की तरफ था या पता नहीं और किसकी तरफ था, मुझे पता नहीं, अपने लोगों की तरफ था? क्या लगता है जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सामने आ रही हैं धीरे धीरे? एक्चुअल क्या है कि हर आदमी स्मार्ट बनना चाहता है, हर बंदा स्मार्ट बनना चाहता है। ये बीजेपी के बाकी लोगों को भौना दिखाना और अपने आप को स्ट्रांग दिखाना कि हिम्मत है ना, एक मेंबर पार्लियामेंट और पूरी पार्टी की ऐसी तैसी कर सकता है। जहाँ कहते थे कि एक इंडिविजुअल कुछ नहीं है, यही सुनते थे ना इनसे, जहाँ विशेष व्यक्ति कुछ नहीं है, पहले देश है, फिर देश के बाद वो है, बाद में पार्टी है। अब मुझे बताओ, जो पार्टी के कार्यकर्ता काम किसके लिए करते हैं? अब उनके वादे ना करोगे, आप वहाँ जाके कमिटमेंट नहीं करोगे लोगों के साथ, तो आप लोग आपको यहाँ मंदिर चढ़ाने के लिए रखना क्या? और फिर इस तरीके से अगर इस साइज का आदमी अपने सारे लोगों को जलील कर दे, तो मैं नहीं समझता यार। आई एम सॉरी कि पार्टी को तो एक्शन लेना चाहिए था इस बात के लिए, और पार्टी में दम ही नहीं है। दम होता तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात हो सकती। और ये इनसिक्योरिटी है, एक दूसरे का डर है, नहीं कोई मुझे काट ना दे, वो मुझसे आगे ना निकल जाए। एक्चुअली क्या है कि नॉन पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल बन गए हैं। भाई साहब, पॉलिटिकल होना बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल लोग वो होते हैं जो लोगों को लीड करते हैं और लोगों की ज़िंदगी को प्रॉस्पेरस बनाते हैं। आप बताइए, इन 5-6 सालों में इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार हुआ है? एक काम बता दें कोई। आप भी बीजेपी का हिस्सा रहे हो, क्या तब उस ज़माने में भी पार्टी में कुछ ऐसे अपनी रंजिशबाजी चलती थी जो इस तरह से बाहर आती है? कुछ था इस तरह का? देखो, मैं इतनी देर यहाँ रहा है नहीं इनके पास, मैं थोड़ा 1.5-2 साल काटे हैं इनके पार्टियों में ऐसा होता है वैसे? नहीं, मैं काटे हैं नहीं। कंपटीशन तो है एक हर आदमी का एक दूसरे के साथ, लेकिन एक जनरल कह देना, व्यक्तिगत बात होती है कि पार्टी की विदिन होती है, अंदर होती है, कोरम में होती है, मीटिंग में होती है। भाई साहब ऐसा नहीं कहा करो यार, तो आपने ऐसे वहां कहा था, ऐसा नहीं कहना फर्दर। पब्लिक ये आगे ये फुर्ती होती है, इसे बोलते हैं ओवर स्मार्टनेस, फुर्ती। वहां बड़ी स्टेज और उस जगह कह देना जहां बड़े बड़े बाहर के लोग आए हैं, और उनको भी बताना कि मैं ही जम्मू कश्मीर का सब कुछ हूँ। आप तो ये तो कुछ भी नहीं है, जो नीचे मेरे आए हैं दाएं बाएं हैं, देयर जीरो, मैं ही हूँ, जो बात होगी मेरे से ही होनी है आपकी। भले आप बात को समझो ना, इन्फ्लुएंस किसको किया है? ये बात तो मैं सियासी आदमी हूं, मैं जानता हूँ। इन्फ्लुएंस किया गया है कि सारी पार्टी कुछ नहीं है, ये ऐसे झूठे बातें अगर कुछ कर भी लें, ये उनको कह रहे हैं जो आए हैं। अगर ये कुछ कह भी देंगे हम तेरा ये करा देंगे, ये करा देंगे, मत ऐसा नहीं करना, यकीन मत करो, मत नहीं करना, इन पर भरोसा नहीं करना। भरोसेमंद एक ही आदमी है पार्टी में, है ना, ओनली 1%। चौधरी साहब, अगर आपके हाथ में कमान होती, आप ही किसी पार्टी ने इस तरह किया होता, किसी आदमी ने ऐसे बयान दिए होते, तो क्या एक्शन आप? यार, हमें खुद पार्टी ने भेजा, यू नो बेटर, खुद भेजा उधर रसाना में, जिसका रिजल्ट आए निकला कि सीबीआई, जो मैं कह रहा था वो सीबीआई हो भी गई, शुरू हो गई। हमें खुद भेज के और हमें कह दिया प्रो रेपिस्ट। यार हद है यार। और ये कैसे बच गए? ये कैसे बच जाते हैं लोग?
मतलब ये है कि कहानी कोई स्ट्रांग फिट हुई होती है, कहानी कोई ना कोई ऐसी कमियां खूबियां होती हैं जिसकी वजह से बंदे बचे रहते हैं ये लोग। हमारे पे तो हमने तो एक्शन ही देखे, हमने तो नॉनसेंस भेजा प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट की औकात ही नहीं वहाँ की, वो उसके बाद चूँ चढ़ा कर पाए कि क्यों मुझे मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ये निकल जाएंगे दोनों तो हमें मिलेगी। तो मैं तो वैसे भी मिनिस्ट्री को कुछ नहीं समझता, ये गलतफहमी है आप लोगों को। पावर जो है आदमी को लोग चाहिए उसके साथ, वो हमारे साथ हैं, और पावर जो है वो मिसयूज करने के लिए नहीं होती, और जो भी बात हो मिसलीड करना, दिस इज नॉट गुड। चौधरी साहब एक सवाल और, हालांकि ये सवाल आपसे नहीं पूछने चाहिए, उन लोगों से पूछने चाहिए, लेकिन फिर भी आप बता देते हो। इस एपिसोड के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद हम उन लोगों के पास भी गए, सोशल मीडिया उन लोगों के पास भी गई, उनसे पूछा जनाब आपके बारे में ऐसा कहा गया है, आप झूठे सच्चे वादे करते हो लोगों के साथ, मत किया करो। वो लोग कहीं ना कहीं लीपा पोती करते हुए नजर आए, अपनी आंख चुराते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए, इस बयान से बचते हुए नजर आए, और साफ शब्दों में कहा जाए तो इस पर सफाई देते हुए नजर नहीं जी, उनका कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, ये नहीं था। तो आपको लगता है? हाँ देखो ये एक्चुअली हमने बयान सुना ही नहीं। मैंने ये कहूँगा, मैं एक बात मेरी ध्यान से सुन लें कि जब गैर सियासी, एक सियासी और गैर सियासी, हर पावर जो है ना, पावर रहनी चाहिए बंदे के पास जो पावर के योग्य हो, राइट। और पावर होती है, जब पावर होती है तो लोगों के फायदे में हो, उसके नए के नए प्लान बनाए जाए, ना कि प्लानिंग की जाए हमें इसमें क्या मिलेगा। तो मैं और इधर उधर की बातें करके मैं नहीं समझता, लीपापोती में नहीं आना चाहिए। मेरी आपको भी रिक्वेस्ट है, आप अगर प्रेसिडेंट हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, उनको इस तरीके से नहीं आना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कह सकते, वो ऐसा कहते, वो उनकी सोच ये नहीं थी। आपको पूछा था क्या कि मैं ऐसा कहूँगा, तो बात इसका मतलब ये नहीं समझना आप। तो इसलिए ये बातें उनको एज ए प्रेसिडेंट कॉल करना चाहिए, मीटिंग बुलाना चाहिए। आप उसे, पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है किससे? गवर्नमेंट से। प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन पार्टी, क्योंकि प्रेसिडेंट ही जो है वहीं से पार्टी बनती है। एब्सोल्युटली चौधरी साहब, तो वो मेरी रिक्वेस्ट होगी, कॉल करें मीटिंग बढ़िया करके, पूरा जवाब लो यार, क्यों नहीं लेते आप? अपनी छवि बचाई जाए, छवि नहीं, अपनी वो ताकत दिखाई जाए कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, दैट पोस्ट। चौधरी साहब आपसे एक और गणित समझना चाहेंगे। गणित है, कोई नंबरों का जोड़ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 50 के पार, हम 50 से ज़्यादा सीटें लेंगे। अगर वो ले लेते हैं तो बात समझ आती है, लेकिन अगर ये आंकड़ा वो नहीं छू पाते, इससे अभी 25 हैं तो कहीं आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या हम ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी? क्योंकि उन्होंने हर पार्टी को कहा है गलत है, उन्होंने सिर्फ अपने आप को कहा कि हम ही अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब गलत कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर वो इस नंबरों में कहीं छूट जाती है, दूर रह जाती है, तो गठजोड़ तो किसी से करना पड़ेगा। तो आपको लगता है वो पार्टी सरकार बनाएगी नहीं, या फिर उन्हीं लोगों से हाथ मिलाएंगी, लोगों को धोखा देंगी जिनकी आज वो बुराई करके वोट बटोर रहे हैं? आपकी बात में दम है, लेकिन मैं कहूँगा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, मैं पक्के तौर पे कहता हूँ। और वो तो कहते हैं 50 के नहीं, वो अगर सरकार बनानी होती तो कोरोना नहीं आता है, एक नया कोरोना आया हुआ ना, ये सरकार नहीं बन रही है तो कोरोना आ गया। यूपी के इलेक्शन को एक्सटेंड किया है, ये सारे इलेक्शन एक्सटेंड हो जाएंगे। ये दे आर द पासिंग कि ये चांस चाहते हैं कि व्हेन हम कैसे बन सकते हैं। बेसिकली जम्मू कश्मीर का ज्ञान ये जरूर यहाँ रहते हैं लोग, कोई क्या इंचार्ज जम्मू कश्मीर रहते हैं, प्रभारी रहते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये गांव-गांव घूमने के बाद इनको जम्मू कश्मीर समझ क्यों नहीं आया। मेरे दिमाग में था कि शायद इनको समझ बहुत होगी, लेकिन इन्होंने इनकी वो नासमझी है। मुझे बताओ यार, कश्मीर पहले तोड़ने से इकट्ठा किया नहीं, इकट्ठा था, पीडीपी अलग थी, एनसी अलग थी, और जम्मू की पार्टियां दोनों दो चार अलग थी, जिसकी भी उधर थोड़ी सीट्स ज़्यादा आती, इधर वाली आती, तो सरकार बन जाती थी, जम्मू पार हो जाता कि हमारी भी सुनाई हो जाती। इन्होंने क्या कि कश्मीर को यूनाइट किया पहले भी,
फिर अभी बीच में ब्रेकेज तोड़फोड़ भी हुई, जो अलायंस भी बना उनका, गुपकार अलायंस। अभी जो इन्होंने नया कार्यक्रम किया, इसके लिए जो 6 सीट की बात करी और 1 उधर दी, जो इनकी टोटली मिस कैलकुलेशन है। मिस कैलकुलेशन ये है कि पहले तो जम्मू कश्मीर को आपने डिलिमिटेशन उस समय होनी थी जब लद्दाख, कश्मीर और जम्मू एक स्टेट थी, उस जमाना था कि हमें डिलिमिटेशन करवानी है। और फिर डिलिमिटेशन के लिए इन्होंने कहा था कि जो 11th की सेंसस हुई है गलत हुई है, ये गलत है। और फॉर्चुनेटली इनके पास 21 आ गई, इन्होंने उस पर नहीं की। और ना और तीसरा नंबर, इनको स्टेट तोड़ने का इनके पास हथियार आ गया। जब स्टेट तोड़ ली तो इन्होंने जम्मू को स्टेट क्यों नहीं बनाया? डिलिमिटेशन की जरूरत क्या थी भाई? मुझे पूछो, आज कश्मीर यूनाइट होता रहता, जो मर्जी रहता, लेकिन कश्मीर अपनी जगह रहता, जम्मू एक स्टेट होती, वो भी अपनी स्टेट होती। डिलिमिटेशन की जरूरत है क्या? 50 सीट की जरूरत है क्या? व्हाट द नीड ऑफ 50 सीट? इसलिए इन्होंने क्या किया है कि ऐसे कहते नहीं, खामखा वाला मसला है। किसी कश्मीर वाले को ये कहोगे कि महाराज देखो जी, इन्होंने 6 कर ली, हमें 1 दी, ओ इकट्ठे कर दिए सारे। अब 48 सीट उनकी होगी ना, यूनाइट है ना, मैं लिख के देता हूं, अगर वो नॉट यूनाइट हो, यूनाइट है 48, 2 उनको चाहिए ना। आपको कितनी चाहिए? आपको कितनी चाहिए? उनकी 2। मैं इसका जवाब कोशिश करता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि आप बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हो सियासत में। जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन आया, बाकी जो फैसले सेंटर से आते हैं, ये कहा जाता है कि जो नई पार्टी कश्मीर में बनी है, जो नई पार्टियां गठित हुई हैं, 1-2 पार्टियां हैं, कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। आपको लगता है जब ये फैसले सेंटर से आते हैं तो जो बी पार्टी कहा जाता है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है, उन पार्टियों को भी सेंटर से मैसेज आ जाता है, जनाब हम ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसका जमकर विरोध करो, क्योंकि आपको वोट तो श्रीनगर से लेने हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जम्मू से हम बटोर लेंगे, श्रीनगर से आप ले लेना, मिल के हम सरकार बना लेंगे। तो आपको लगता है कि वो गणित आप भूल रहे हो, या उससे आप? नहीं, सुनो बात, आप कभी जिंदगी में कभी भी आप गलती से भी नहीं सोचना कि आप कश्मीर को डिवाइड कर सकते हो, कभी भी नहीं सोचना। वो पहले तो वो सारे लोग वोट डालते नहीं, बात टोटल वोट जो पड़ते हैं, टोटल 10-12 लाख, टोटल 8-10 लाख वोट पड़ते हैं। कैलकुलेटेड वोट होते हैं, बड़े कैलकुलेटेड। और जो वोट डलते हैं किन पार्टियों को पड़ते हैं, वो भी कैलकुलेटेड होते हैं। अब ये जो पार्टीज हैं, ये वाली जो नई उनकी बनी है, अब बनी है तो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे वो है, अब 370 के खिलाफ बोल रहे हैं, वो उसको ब्रेकेज की बात बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपने अपनी स्टेटों में यहाँ लगाई है तो हमें वो ही दे दो। अब ये कह रहे हैं उनका स्टैंड, वो डरे हुए लोग हैं, वो डराए हुए लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग तो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके सारे बिजनेस उनके इलाके में चलते हैं, पता होना चाहिए। चौधरी साहब, मैंने आपको गणित बताया, आपने उसमें मुझे जवाब मिला नहीं, वो मुझे नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि जो बी पार्टियां हैं वो यहाँ विरोध कर रही हैं आज सेंटर की हर पॉलिसी का। वो आप कह रहे हैं ना कि वो इसलिए कर रहे हैं कि हम वहां सीट्स लेंगे तो इनसे मिल जाएंगे। मुझे बताओ यार, एक बात बताओ ईमानदारी से, 2-3 पार्टी जो कह रहे हो, वो 2-3 पार्टियों के, और इससे पहले कितनी सीट थी? कुछ होने वाला नहीं है। पहले कितनी सीट थी पहले बताओ ना, पहले उस पर हम आ जाते हैं ना। फिर आज उन्होंने कौन सी इंप्रूवमेंट कैसे कर ली, कैसे कौन सा ऐसा कश्मीर में काम किया कि उनकी इंप्रूवमेंट होगी? चौधरी साहब, ऐसे एग्जाम्पल 2 पार्टियां बनाई ना उन्होंने, 2 पार्टियां बनी ना, दोनों पार्टियों, एक के पास 2 MLA हैं, अब टूटे टाटे इकट्ठे किए हैं 4 MLA। कश्मीर में होता है कि वो MLA जो एक बार हो गए फिर निकल गए। दूसरी जो पार्टी बनी उनमें एक ही MLA, कश्मीर के एक 2 आदमी MLA, 2 MLA लेके वहां से, तो 2 मैं भी हूँ, मेरे तो घर में ही 2 हैं। तो मुझे कहने का इतनी बड़ी पार्टी पूरा जो देश चला रही है, प्रधानमंत्री आज बीजेपी का, आपको लगता है कि उनकी सोच ही जो आप सोच रहे हो वो उन्होंने सोचा नहीं होगा? उन्होंने अगर सोचा होता, उन्होंने जो सोचा था वो नहीं निकला। उन्होंने जो सोचा था आदित्यनाथ जोगी जी को बना के, वो नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा था कि हम मसले 4-6 उठा के कुछ कर पाएंगे, तोड़ के करेंगे, स्टेट को तोड़ के करेंगे, या हमारी ये डिलिमिटेशन से करेंगे, बेसिकली उनको पता नहीं था। जब तोड़ी तो डिलिमिटेशन का सीन खत्म हो गया, फिर डिलिमिटेशन शुरू करनी
तो डिलिमिटेशन आपने उसकी कैलकुलेशन में मार खा रहे हो कि एक 90% हिली एरिया है, एक 90% प्लेन एरिया है। अब बताइए और फिर एक 90% प्लेन एरिया 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और 26,000 हिली टेरेन का, टफ टेरेन का। आपको इस कैलकुलेशन से समझाया नहीं जा सकता था? और उसको भी छोड़ो, अगर जम्मू की आप अलग स्टेट बना देते हो, बात तो ये जम्मू की करते हैं ना, और तो कहीं की करते हैं, और तो नहीं कहीं की करते। फिर इनको तकलीफ है क्या भाई दी वे जम्मू की अलग स्टेट करने में? बात करते जम्मू, मेरे कश्मीर की बात ये तो करते नहीं। कश्मीर को किसी को गैंग बोलते हैं, किसी को फलाना बोलते हैं, और जिनको लाया भी है उनको भी कहते हैं ये हमारे दलाल हैं। मुझे बताओ, अल्टीमेट ये जब जिसके साथ इनका है ही नहीं, यहाँ ये रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो जम्मू है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 MP कश्मीर में एक भी बना इनका, कोई सेकंड नंबर भी आया वहाँ। वादा किया उन्होंने कि पहले इलेक्शन होंगे, पहले डिलिमिटेशन होगा, वो उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म है, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसके बाद स्टेटहुड। आपको लगता है कि मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। नहीं, पहले बताओ स्टेटहुड जो कह रहे हो किसकी? जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर को मिलेगा ना। फिर जम्मू को क्या मिला? मैं जम्मू को पूछना चाहता, जम्मू को मिला क्या? मिला कौन सा गफ्फा मिला? कर सुनो, जम्मू ने दुखी आलम से इनको 2 सीट दी। वो चाहते हमारा PSC हमारा हो, जम्मू का अलग हो, कश्मीर का अलग हो, है हमारा सेक्रेट अलग हो, कश्मीर का सेक्रेट अलग हो। ये थोड़ा मूवमेंट बंद कर दोगे चपरासी और क्लर्कों की, तो कहोगे कि हमने ये दरबार मूव। चौधरी साहब एक सवाल और, ये जो टाइम लाइन है, डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, आपको लगता है जो बीच वाला पॉइंट है इलेक्शन, जब उसके रिजल्ट आ जाएंगे, वो कोई भी होंगे, उसको देख के मद्देनजर रखते हुए स्टेटहुड का फैसला होगा? अगर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो आप कहते हो कि पॉसिबल नहीं है, अगर वो बनती है, मैं अगर लगा रहा हूं, तो फिर स्टेटहुड मिल जाएगी। अगर कोई और सरकार आ जाती है तो फिर ये डिले हो जाएगा। तो इस तरह का भी वो केजरीवाल वाली बनेगी ना। जब दिल्ली में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम दिल्ली को स्टेट बनाएंगे, तो जब केजरीवाल की सरकार बनेगी तो नहीं बना। इसलिए आपको लगता है टाइमलाइन चेंज होनी चाहिए थी, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन, फिर स्टेटहुड, फिर इलेक्शन? बिल्कुल पहले चाहिए था। देखो, डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है जब जम्मू स्टेट बनाते हो, दिस इज वेरी क्लियर। स्टेटहुड एंड इलेक्शन, जम्मू स्टेट बनाओ, कश्मीर स्टेट बनाओ। कश्मीर वालों से आप क्या बनाना चाहते हो उनसे पूछो, जम्मू स्टेट मांगता है स्टेट दीजिए। अब बीजेपी के ऊपर दायरों में डिस्कशनें शुरू हो गई हैं, नहीं यार जम्मू को स्टेट देने पड़ेगी। अब ये डिस्कशनें मैं आपको सुना रहा हूँ, जम्मू को स्टेट देने पड़ेगी। क्यों? अब इनको लगने लगा, शुरू होने लगा कि भाई साहब ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर स्टेट नहीं बनाई तो फिर तो मुश्किल है, जो गणित बैठेगा नहीं सही, कभी नहीं बैठेगा। गणित तो सवाल ही नहीं पैदा उससे, फ्यूल बातें करनी। देखो साहब, आदमी को ज़मीन को समझ होनी चाहिए कि अभी सीजन है गंदम का, और लग गई है, अब जो आय लगाएगा उसकी कहाँ होगी? लेकिन जो इलाके एक आखिरी सवाल, इलेक्शन तो होने हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट्स देते हो आप? मैं नहीं समझता कि लोग इनको सीट दें, कोई नहीं देनी चाहिए। क्यों? लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं। पता आपको, सारी ज़मीनें जो एग्रीकल्चर लैंड है और बॉर्डर सारा ही सरकारी ज़मीन पे है। फॉर योर कन्फर्मेशन, जितने किसान ज़मीन चला रहे हैं फ्राम आरसपुरा, बिश्नाह और पीछे से चले जाएं, सारा का सारा एरिया, आपको हैरान होंगे। मजाटी में मैं गया हूँ तो मैं घूम रहा हूँ, तो थोड़ा सुन लें, सारी गवर्नमेंट लैंड है। हमारे पहाड़ों में चले जाओ, जो जंगलों के पास लोग रहते हैं, जितने मज़ार पहले जंगली थे सारे, वहाँ रहते हैं, 100% ज़मीनें लोगों की, 90% लोग नाराज है, कहने का मतलब सुनो, आपका ये है। लोगों की चिट्ठियाँ गई हैं भाई साहब, पहले इंतकाल काटे गए उनके, फिर दूसरा उनकी लाल स्याही से उनकी ज़मीन की गिरदावरियाँ कैंसिल की गई। अब मुझे बताओ, वो वोट देंगे इनको? हाउ इट कैन पॉसिबल? जिसकी ज़मीन छीन लो, इन्होंने कहा, अब बोल रहे हैं हम ज़मीन नहीं छीनेंगे। भाई आपने कागज़ों में तो ख़त्म कर दी, उसका रिकॉर्ड में उसका नाम था, आपने खत्म कर दिया। इस सब के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीट लेने में कामयाब हो जाती है, तो मैं वो बता रहे हैं, तो फिर आपका सवाल ये तो नहीं होगा कि ईवीएम में गड़बड़ थी जनाब? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, जब लोग सारे समर्थन करेंगे ना, तो ईवीएम कुछ नहीं कर सकती। समर्थन देखो, जैसे आपका बंगाल में हुआ, वहाँ गड़बड़ भी की, लेकिन 50 सीटें निकली हैं। वो गड़बड़ है, कहा उन्होंने ये भी गड़बड़ है। लेकिन क्वेश्चन है कि जितना उन्होंने डालना था ना सौदा बीच में,
वो उससे ज़्यादा सौदा ऑलरेडी उन्होंने सोचा कि शायद इतने % आगे होगा, इतना डाल के पूरा करें, वो नहीं हो पाया। और जो उसमें छेड़खानी होनी, यहाँ छेड़खानी नहीं हुई डीडी में, वो तो सारी क्लियर कट हुई है डीडीसी में। बिल्कुल कच्छा पहनाया हुआ था उसको, संदूकड़ी को। संदूकड़ी टोटल बंद होती है, पहली बार संदूकड़ी को कच्छा था, क्यों? तड़ियाँ बांधी थी, वो खोलो तड़ी, उसको खोल लो, जो मर्जी कर लो। इन्होंने फ्रॉड के कच्छा बनाया था उसको। और फिर दफ़ा 144 लगती है, कभी कैलकुलेशन, जब काउंटिंग के दिन या उधर कोई दफ़ा 144 पहली बार सुना। लोग खुशी मनाने आते हैं, मैंने जीतना है, कोई हार रहा है, कोई ढोल बजते हैं। वहाँ आपने दफ़ा 144 क्यों लगाई? कि लोगों ने मारना था इनको, इन्होंने पहले इंतजाम कर लिया। और अफसरों को कहा था तुझे बढ़िया बढ़िया जगहों पे लगाऊंगा, लगाए भी, बहुत जगह टॉप की जगह पे लगाए बंदे, मैं साबित कर सकता हूँ, बताऊँगा कि वक्त आने पर। और लगाए भी, एडजस्ट भी किए। उनको कहा था जे काम करना, जे नुकसान करना। ये तो बड़ी मुश्किल से TS टोनी बचा, वो भी मैं कहता हूँ उसकी दोस्ती थी पुरानी जिसके साथ भी है। उन्होंने कहा यार प्लीज़ को नहीं छेड़खानी करो, वो बचाव हो गया। नहीं तो वो तो चिल्लाता रहा था, तोड़ रहा था ऐसे ऐसे को, तो कहता डिक्लेयर कर मेरे हक में, ये हो गया था ना, बड़ा क्लियर था। टोनी जीता हुआ हराया जा रहा था, किस्मत अड़ गया। और जो पुलिस ने वहाँ कई जगहों पे दादागिरी की, वहाँ नहीं की, वो भी कहें क्यों नहीं की, वी नो बेटर। और यहाँ नीचे जाके एक हमारे कठुआ में एक बंदे को वहाँ बनने दिया, तो वहाँ के एक अफसर ने कहा भाई साहब यार एक तो हमारी भी बिरादरी की सीट बनती है, ऐसे करके बांटी हैं सीटें यार। तो छोड़ो इन चीज़ों को। कहने का मकसद है कि लोगों को यूनाइट होकर हमारा सहयोग करना चाहिए। हम सरकार बनाए, हम कोई क्यों बनाए, हम बनाए सरकार, एक क्यों बनाए 50 सीटें 40 सीटें, इनको कौन देगा? हमारे साथ तो सारी दुनिया है, सैकड़ों लोग हैं। हम जो बात कहते हैं वो, अभी तो उस लड़की, अभी आने दो CVR रसाना वाला केस सामने निकल जाएगा, बंदे छूटना शुरू हो गए। अब मेरा क्वेश्चन वो आ गया है जो मैं कह रहा था कि बच्ची का मर्डरर कातिल कौन है, CBI ये साबित करे। गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। हाँ करे। अब वो जो गुत्थी सुलझेगी तो पता लगेगा कि कौन कौन इन्वॉल्व थे और कैसे प्लान किया गया आप लोगों ने। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जो है, शायद हमारा काम यही है कि ऐसी विचारधारा को जो जम्मू कश्मीर UT में हो रहा है, किसी प्रदेश में जो हैपनिंग होती है, वो आपके समक्ष रखनी। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।